नारायण का पाठ है। आरोह भाग 2 जो है 12वीं क्लास का है। उसी में कुंवर नारायण पाठ 3। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण कुंवर नारायण जी जो है ये बहुत प्रसिद्ध गजलकार हैं। ये स्मरण रखिएगा आप लोग। कुंवर नारायण ये आरोह भाग 2 में पाठ 3 के रूप में ये लगा हुआ है। ठीक है, कुंवर नारायण। चलिए आगे हम इनके विषय में संदर्भित करते हैं। इनका जन्म, कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ है? तो जन्म जो है इनका 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में। 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा कि ये 27 साल के हो गए हैं, फिर भी ये कुंवारे हैं, है ना। तो लोग इनको कहते हैं कि आप कुंवारे हैं तो नारायण नारायण जपिए। तो कुंवर नारायण जो है 27 साल के हो जाते हैं, फिर भी ये कुंवारे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप जो है नारायण नारायण जपिए। इनका जन्म याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। ये जो है जन्म इनका 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है कोई दूसरा नहीं। इन दिनों काव्य संग्रह है। कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब क्या है इनका? तो काव्य संग्रह है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। ये स्मरण रखिएगा कि ये आत्मजयी जो है ये प्रबंध काव्य है। आकारों के पास आस पास कहानी संग्रह है। आकारों के आस पास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, ये समीक्षा है इनका। आज और आज के से पहले इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार, यह जो है सामान्य है। मेरे साक्षात्कार क्या है? तो ये सामान्य है। अब देखिए इनकी रचनाएं जो इसमें दी गई हैं, इनको कैसे याद करेंगे? तो कुंवर नारायण बेचारे जो है वो 27 साल के हैं, कुंवारे हैं, इसीलिए उनको लोग चक्रव्यूह में फंसा देते हैं। जो कुंवर नारायण है वो 27 साल के हैं, इसीलिए लोग उन्हें चक्रव्यूह में फंसा देते हैं। और वो कहते हैं कि चक्रव्यूह में फंस गए हो तो परिवेश हम तुम अपने सामने लाएंगे। अर्थात कि चक्रव्यूह के परिवेश में फंसते हैं। किसमें फंसते हैं? तो चक्रव्यूह के परिवेश में। परिवेश से हो जाएगा परिवेश हम तुम अपने सामने। लोग कहते हैं कोई दूसरा नहीं है, तुम ही बस एक कुंवारे बचे हो, कोई दूसरा नहीं है। कुंवर नारायण से लोग कहते हैं कि सुनो कुंवर, कोई दूसरा कुंवारा नहीं है, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बस तुम ही कुंवारे हो। तो काव्य संग्रह इनका ऐसे स्मरण कर लीजिएगा कि कुंवर नारायण 27 साल के हैं, वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं अपने परिवेश में, है ना, परिवेश में फंस जाते हैं। उनको कोई दूसरा नहीं दिखता है और इन दिनों वो याद कर करके बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं कि मैं आत्मजयी, मैं अपने ही जीवन को जी रहा हूँ। आत्मजयी है ना, तो कहते हैं मैं अपने ही जीवन को जी रहा हूँ, इसीलिए प्रबंध करने की चिंता लगी है। प्रबंध काव्य है आत्मजयी। मैं अपने ही जीवन को जी रहा हूँ, इसीलिए प्रबंध करने की चिंता लगी है। आगे देख लीजिएगा इनका कहानी संग्रह क्या है। तो आकारों के आसपास, है ना, तो आकारों के आसपास इनका बहुत प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। जो कुंवर नारायण है वो कहते हैं मैं इतना 27 साल का हो गया, मेरे आकारों के आसपास कोई आता भी नहीं देखने की मेरी शादी करनी है या नहीं। और समीक्षा क्या करते हैं? आज और आज से पहले, मतलब आज और आज से पहले कोई मुझे शादी के लिए नहीं कहा कि आप शादी कर लो, मैं कुंवारा ही रह गया। मेरे साक्षात्कार भी कोई लेने नहीं आया। तो ऐसे याद करेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्मरण हो जाएंगे। 27 साल के कुंवर नारायण जी हैं और अभी तक ये कुंवारे व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, है ना। और इनके ऊपर लोग बहुत सितम डालते हैं। सितम से हो जाएगा सितंबर में, है ना। प्रमुख पुरस्कार इनको क्या क्या मिला है? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कुंवर नारायण जी, ये साहित्य के आदमी है ना, साहित्य के आदमी है, क्योंकि ये साहित्य में रचनाएं करते हैं तो ये इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। तो साहित्य के आदमी है
और कुमारन आसान पुरस्कार। और कुआरे है ना, कुआरे हैं, कुंवर नारायण कुआरे हैं, तो कुमारन आसान पुरस्कार। व्यास सम्मान, वो बहुत बड़ा व्यास बनाते हैं तो व्यास सम्मान उन्हें मिल गया। फिर प्रेमचंद पुरस्कार, ये जो है साहित्य के आदमी है इसलिए इनको प्रेमचंद पुरस्कार भी मिलता है। लोहिया सम्मान भी इनको दिया जाता है क्योंकि ये लोहे की तरह अडिग हैं, कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। और कबीर सम्मान भी मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है। फिर ये देखिए इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, पुनः एक बार देख लीजिएगा। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये कुंवारे व्यक्ति हैं, कहते न जाने कब से बंद है, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा। मेरे घर में तो कोई रहता नहीं है, शादी मेरी हुई नहीं, मैं कुंवारा आदमी हूँ 27 साल का, मेरे घर में तो जो है कोई दरवाजा कोई खोलने वाला है नहीं। जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब, जैसे मेरा जो दरवाजा है वो कैसा है, तो जैसे पुरानी किताब कोई रख दीजिए और उसपे बहुत सारी मिट्टी लग जाती है, धूल जमते जाते हैं, उसी प्रकार जो है मेरे घर का दरवाजा जो है न खुलने के कारण जो है बहुत सारी मिट्टियां, बहुत धूल उस पे जम गए हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। मैंने बताया ना, इन्होंने कहा ना कि मैं अपने ही जीवन को लिख रहा हूँ, तो आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिख करके, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है कि प्रबंध काव्य इनकी कौन सी रचना प्रबंध काव्यात्मक है, तो आत्मजयी है ना। रस कर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आलोचक जो हैं वो अपने मंतव्य दे रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि जो कुंवर नारायण है उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज हैं, है ना। तो कुंवर नारायण जी जो है उन्होंने यथार्थता को भी अपने जो है काव्य में, अपनी रचनाओं में उकेरा है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना की कवि है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ बीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा,
बीत राग का तात्पर्य है जो उनके जीवन में घटित घटनाएं हैं जो पहले से स्पष्ट की गई हैं, उसी को बीत राग उन्होंने स्पष्ट किया है। नोच खसोट हिंसा प्रति हिंसा, अर्थात कि जो जीवन में घटित यथार्थ युक्त घटनाएं हैं वह जो है वो संवेदनशील होकर के उसको आलोड़नों के रूप में मतलब उद्धृत करते हैं, जिसको पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दिनों है ना, इन दिनों कविता संग्रह जो उनका है उसी में कविता के बहाने उनकी कविता है, उसी से ये ली गई है। आज का समय कवि के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। दूसरी कविता है बात सीधी पर थी, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। तो बात सीधी थी पर यह जो है कोई दूसरा नहीं जो संग्रह है उसमें संकलित है, ये स्मरण रखिएगा आप लोग। कविता में तथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेज के लिए एक निश्चित साँचा होता है। तात्पर्य है कि जिस जिस कोई पेज होता है उसके लिए कोई पहले से ही आकार बना होता है, अर्थात कि छोटे से मतलब स्थान पे बड़े पेज को हम नहीं बैठा सकते। जो जितना छोटा जगह होगा उतनी छोटी पेज बैठेगी, तो उसके लिए पहले से निर्धारित स्थान निर्णित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, यह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं कविता की तरफ। बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है कविता के बहाने, जो साहित्य को एक कह सकते हैं यथार्थता के बोध को से अवगत कराने का अपना पूर्ण स्पष्टीकरण देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कविताएं की उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविताएं की उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविताएं की उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो आइए
इन पंक्तियों को हम स्पष्ट करते चलते हैं, इनके भाव को भी स्पष्ट करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो पंक्तियां हैं, इनमें कवि कहता है कि कविता एक स्वच्छंद उड़ान है ना। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो इसमें इन पंक्तियों में जो है कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता एक स्वच्छंद उड़ान है। कविता की इस उड़ान को चिड़िया क्या जाने, है ना, चिड़िया क्या जाने इस उड़ान की। जो कविता की उड़ान है उसको चिड़िया भला क्या जाने। अर्थात चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। देखिए यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। कविता में व्यक्ति, कहा जाता है कि वह इतनी कल्पनाओं को साकार कर लेता है कि वहां पहुंचना दुष्कर हो जाता है। तो कविता की जो उड़ान है वह उसकी उड़ान असीम है, अर्थात कि जिसकी सीमा नहीं है। और ये कह सकते हैं कि चिड़िया की तो एक सीमा है, चिड़िया की जो उड़ान है उसकी सीमा अपनी खुद की खुद सीमा है। तो कवि कहते हैं कि चिड़िया क्या जाने, अर्थात कि जो कविता की उड़ान है उसको चिड़िया नहीं जानती। चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। यह प्रत्येक जगह पर आजादी से विचरण कर सकती है। कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया भी कुछ नहीं जानती। अर्थात जहाँ चिड़िया भी एक सीमा तक उड़ान भरती है, लेकिन कविता एक मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो कविता है वह एक ऐसी उड़ान भरती है जिसके सीमा का था नहीं लगाया जा सकता। अर्थात कि व्यक्ति का मन कितनी शीघ्रता से कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पे देखिए उन्होंने प्रश्न भी किया है कि चिड़िया क्या जाने, है ना। आगे चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिएगा इसमें, इसके से भाव पक्ष को भी देखते चलते हैं, क्योंकि इसके भाव पक्ष को भी देख लेंगे तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा। इसमें जो भाव पक्ष है, तो आधुनिक समय में जो है, आधुनिक समय को देख करके जो है कविता के वजूद को लेकर जो है कवि जो है आशंकित है, उसे शक है कि कहीं यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व समाप्त न हो जाए। लेकिन कवि ने कविता को पूर्ण बताया है। कविता की उड़ान को भी चिड़िया नहीं जानती, और उन्होंने यही बताया कि चिड़िया से कहीं अधिक और असीम उड़ान भरने वाली जो है वह कविता है। कला पक्ष अगर देखें तो कवि ने कविता के वजूद को आशंका से परे बताया है। उन्होंने बताया कि जो चिड़िया है, चिड़िया की तुलना उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि चिड़िया के लिए तो सीमित सीमा है। अर्थात वो आकाश में उड़ सकती है, संसार में इधर उधर उड़ सकती है, लेकिन जो कविता है वो इहलोक से उहलोक तक जाती है। तात्पर्य है कि उसकी कल्पना इतनी अतुलनीय होती है कि जिसकी जिसकी तुलना हम और किसी से नहीं कर सकते। और कह सकते हैं कि चिड़िया से तुलना करके इसके समाधान हेतु दर्शाया है, जिससे कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो जाए। क्योंकि चिड़िया जो है वो चहकती है और उड़ान भरती है तो देखने में बहुत सुंदर लगती है। संपूर्ण पद में चिड़िया शब्द पर जोर देकर पद को भावपूर्ण बना दिया गया है। संपूर्ण पद में यथार्थता का गुण विद्यमान है, भाषा सरल सहज भावपूर्ण है। संपूर्ण पद में अगर देखा जाए तो कौन सा अलंकार है ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह लगा है ना, तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो प्रश्नोत्तर अलंकार है ना, प्रश्नालंकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो प्रश्नालंकार है। अब आप कहेंगे कि ये अलंकार कहाँ से आया, तो आप देखेंगे अलंकारों में आपको प्रश्नालंकार मिल जाएगा। तो ये प्रश्नालंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। तुकबंदी के कारण जो है गेयता का गुण भी इसमें विद्यमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का खिलना भला
फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने, फूल क्या जाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। तो आइए इसके भाव को हम स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कवि कहता है कि कविता एक फूल के समान है ना, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो कवि कहता है कि कविता एक फूल के समान है, लेकिन कविता के खिलने के बारे में भला फूल क्या जानता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ऊपर उन्होंने चिड़िया को बताया ना कि चिड़िया के बहाने, तो चिड़िया उड़ने के बहाने तो बताया, लेकिन जो कवि है कहता है कि जो कविता करने वाला लेखक है, जो कविता लिखता है, उसकी कल्पना असीम है। उसकी कल्पना को भला चिड़िया क्या जाने, उसकी उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। तो वैसे ही कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलता है वैसे ही कविता भी खिलती है, अर्थात कि लोगों को बहुत आनंदित करती है। लेकिन इस कविता के खिलने का जो है, खिलना जो है वो फूल क्या जाने, फूल की भी अपनी एक सीमा है, लेकिन कविता के खिलने का कोई सीमा नहीं है। अर्थात कि वो कभी मार्क्सवादी बन जाती है, कभी आदर्शवादी बन जाती है, कभी समाजवादी बन जाती है। तो कविता के खिलने की कोई सीमा नहीं है, फूल की जो है खिलने की सीमा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कवि कहता है कि जो है कविता खिलने के बारे में भला फूल क्या जाने, फूल के खिलने की भी एक परिणति है, परिणति निश्चित होती है। जब फूल मुरझा जाता है तो लोग तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी अपनी एक समय सीमा है, परंतु कविता में हमेशा वैसी ही महक बनी रहती है जैसी वो लिखते समय रहती है। बिल्कुल सत्य है, जो पुष्प होता है मुरझाने के बाद उसकी महक जो है वो चली जाती है ना। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, तो कविता का खिलना फूल भला क्या जानेगा, वो तो एक समय आता है मुरझा करके जो है नष्ट हो जाता है, उसकी महक भी चली जाती है। लेकिन कविता जो है वो जब लिखी जाती है, जिस भाव से लिखी जाती है, वह भाव जब जब कोई पाठक पढ़ता है तो उसी रसानुभूति को प्राप्त करता है। तो यहाँ कवि कहता है कि कविता की जो कविता का जो खिलना है, अर्थात कि कविता का जो अपना एक विस्तार है, उसे फूल भला क्या जाने, अर्थात कि उसको फूल व्याख्यानित नहीं कर सकता। तो यहाँ कवि अपने इन भावों को स्पष्टीकरण में दे रहा है। कवि कविता को एक खेल के समान भी बताता है, कहता है कि बिना मुरझाए महकने की माने। तो यहाँ देखिए यहाँ पे तो फूल की स्पष्टीकरण हो गई है, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो ये ध्यान रखिएगा, कविता एक खेल है बच्चों के खेल बहाने, है ना। तो कविता के को एक खेल के समान जो है कवि यहाँ पे बताते हैं, जिसे केवल शब्दों के माध्यम से खेला जा सकता है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है, उनकी
सपने असीम होते हैं, उसी प्रकार जो है कविता करने वाला जो व्यक्ति होता है वह शब्दों के खेल को खेलता है। तात्पर्य यह है कि जिनके खेल में वह जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य इत्यादि हर एक क्षेत्र में अपने विस्तार को ले जाता है। बच्चे किसी घर की सीमा के बंधन में नहीं बांधते, उनके लिए सारी पृथ्वी एक घर के समान है। तो यहाँ पे ये जो है कवि यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार से बच्चे के सपने जो है कोरे बच्चे होते हैं, उनके असीम सपने होते हैं, उसी प्रकार से जो कविता है वह भी जो है जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य, भूत इत्यादि सभी भावों को लेकर के लिखी जाती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो कविता कैसी है? तो वह भी एक खेल है। जैसे बच्चे खेल खेल में अपने बहुत सारे सपनों को साकार करते हैं और बहुत सारी कल्पनाएं कर बैठते हैं कि आने वाले भविष्य में उनको बहुत कुछ करना है। उसी प्रकार कविता जो है वह भी शब्दों के खेल के माध्यम से जो है अपने अस्तित्व को बना लेती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, बाहर भीतर यह घर वह घर, यह घर सब घर एक, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। तो यहाँ पे ये स्पष्ट कर सकते हैं कि कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से जो बच्चा है वो खेलता है तो उसे पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे दिखाई देती है और वो कहीं भी किसी बिना बाधा के बस इधर से उधर भागता रहता है और अपने सपनों को साकार करने के लिए दौड़ लगाता है। उसी प्रकार से जो कविता है अपनी प्रतिपुष्टि, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए असीम कल्पनाओं में विचरण करती है। तो यहाँ बच्चे की कल्पना को कवि ने कविता के शब्दों की कल्पना में ले जाकर के पिरोया है। इसमें देखते हैं भाव पक्ष क्या है। तो प्रस्तुत पद में जो है कवि कुंवर नारायण ने फूल और बच्चों के माध्यम से कविता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। भाषा इसकी भी सरल, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा के रूप में दिखाई देती है। इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है ना। बाहर भीतर, इस घर उस घर, है ना, घ घ है ना, तो र है, घ घ है। और ध्यान रखिएगा कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो है एक वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना, तो एक वर्णों की जब आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में लय विद्यमान है। कविता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। क्या प्रश्न चिन्ह है? कि कविता जो है वह मतलब कैसी कविता है? तो कविता के अस्तित्व को बचाने के लिए जो ये कवि है वो बताता है कि कविता जो है बच्चों के, अर्थात कि जैसे बच्चों के सपने असीम होते हैं वैसे ही कविता जो है असीम शब्दों को लेकर, असीम कल्पनाओं को लेकर के अपने अस्तित्व को बचाती है। सब घर जो है, सब घर एक कर देने के माने से तात्पर्य यहाँ यह है कि जिस प्रकार से बच्चे अपने खेल खेल में पूरे घर, पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे ला देना चाहते हैं, वैसे ही कविता जब अपने शब्दों को पिरो करके अपने अस्तित्व को बनाती है तो वह भी असीम कल्पनाओं को लेकर के न जाने यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, न जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है मनुष्य के भावों को, है ना। तो यहाँ पे जो है कवि ने तुकबंदी का प्रयोग भी किया है। गीयता के माध्यम से जो है उन्होंने इस पाठ को विस्तृत कह सकते हैं प्रसंगानुकूल बना दिया है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग एक स्पष्टीकरण करिएगा। बाहर भीतर, इसमें कौन सा समास है? बाहर भीतर, बाहर भीतर है तो इसमें कौन सा समास है आप लोग बताइएगा हमें। चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा द्वंद है। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक उनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। उनकी अगली कविता है बात सीधी थी पर। तो कुंवर नारायण जी की अगली कविता को हम देखते हैं बात सीधी थी पर। इसको देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया,
कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो ये ध्यान रखिएगा, इन पंक्तियों को हम आगे स्पष्ट करते चलेंगे। तो पुनः एक बार हम इसको देख लेते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इन पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करते चलेंगे। बात सीधी थी पर यह कविता से ली गई है पंक्तियां। इसमें जो है कवि कुंवर नारायण जी ने आधुनिक कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कई बार हम अपनी बात को कविता के माध्यम से सीधे सीधे कह देना चाहते हैं या मौखिक रूप से कहना चाहते हैं, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं और वही जो है बात जो है पेचीदा हो जाती है। फिर प्रयत्न करने पर किसी तरह इधर उधर घुमा फिरा कर बात बन जाए, लेकिन इससे बात और कविता में क्लिष्टता उत्पन्न कर देती है। जो बात एकदम सरल तरीके से कहने की होती है वह भी बिगड़कर भयानक रूप धारण कर लेती है। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, है ना। उन्होंने कहा कि बात सीधी सीधी बात थी, लेकिन हमने जो है भाषा को एकदम बिल्कुल और परिनिष्ठित करने के चक्कर में बात और टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में, मतलब उस सहज भाषा को मैं पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, भाषा को मैंने बहुत प्रकार से परिवर्तित किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। वो सोचते हैं, जो कुंवर नारायण जी है, वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि बात या तो बन ही जाए, या तो जो भाव है वह उससे बाहर शब्द हो जाए, या तो उस भाव में बने रहें। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि वह चाहते थे कि जो उनकी कविता है वो बहुत परिनिष्ठित हो, लोगों के बीच में उसका बहुत बड़ा एक अपना वर्चस्व हो, अपना स्थान हो, लेकिन सीधी सीधे बात को कहने के, उसे विशिष्ट बनाने के लिए, सीधी बात को विशिष्ट बनाने के लिए जो है उन्होंने शब्दों का हेर फेर किया, भाषा के परिनिष्ठित रूप को उस पर आरोपित करना शुरू कर दिया। तो वह जो बात सीधी सीधी थी वह और भी कठिन हो गई, और भी पेचीदा होती चली गई, अर्थात कि उसे सीधे सीधे कोई समझ नहीं पाए, ऐसे शब्दों में वह उलझ गई। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि हम जब किसी बात को सरल तरीके से नहीं कहते हैं, और आधुनिक जो कविताएं आजकल लिखी जा रही हैं वह भाषा की क्लिष्टता को लेते हुए भाव शून्य होती जा रही हैं, अर्थात कि जो बात हम सीधे सीधे कह सकते हैं उसे सीधे सीधे न कहते हुए उसे हम घुमा फिरा करके भाषा के चक्रव्यूह में फंसा देते हैं, और जो पाठक है उसे रस प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो है किसी बात को सीधे सीधे कह देने की उन्होंने यहाँ पे बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई बात घुमाते फिराते हैं तो वो पेचीदा होती चली जाती है, अर्थात कि और दुरूह होती चली जाती है, और कठिनाई की तरफ, काठिन्य अवस्था में चली जाती है, जिसे समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यही है। तो इस भाव पक्ष को अगर इसमें हम देखें इस कविता में, तो कवि जो है कविता या बात में हमेशा सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कवि कहने का तात्पर्य यह है, वह कहता है कि भाषा की क्लिष्टता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर भाषा की क्लिष्टता की तरफ हम ध्यान देते हैं तो वह भाषा हमारी बातों को दुरूह बना देती है, समझने योग्य नहीं बनाती, जिससे पाठक या श्रोतागण को वह आनंद नहीं मिल पाता जो सीधी सीधी सहज बातों में मिलता है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा। कला पक्ष को अगर हम देखें तो भाषा के सरल सहज एवं प्रवाहमयी रूप का सुंदर प्रयोग किया गया है।
उर्दू शब्दावली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। पेचीदा शब्द क्या है? उर्दू शब्द है कि नहीं? आप लोग बताइए तो। पेचीदा शब्द क्या है? उर्दू शब्द है। जरा शब्द क्या है? उर्दू शब्द है जरा। पेचीदा कोशिश, कोशिश शब्द क्या है? उर्दू है। आप लोग जहां जहां देखिए उर्दू वाले शब्द है ना, इनको स्पष्ट करते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनाता है कि इसमें उर्दू अरबी अरबी फारसी शब्द है, उर्दू शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें जो है उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा, कुंवर नारायण ने अपने अलंकार, अपने जो इनकी कविताएं हैं उसमें उन्होंने दो ही अलंकारों का लगभग प्रयोग किया, एक तो प्रश्न अलंकार का और दूसरा अनुप्रास अलंकार का, है ना। क्योंकि एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति ले रही है तो वहां पे अनुप्रास अपने आप ही स्वभावता हो जाएगा, और प्रश्नालंकार जहां पे प्रश्न चिन्ह लगे हैं तो वहां प्रश्नालंकार हो जाएगा। आगे हम देखें तो साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग करते हैं। तो जो कवि है वह साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश, अब देखिएगा आप लोग, पुनरुक्ति आप लोग ढूंढिए, साथ साथ, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ, है ना। तो यहाँ पे साथ साथ में कौन सा अलंकार है? चलिए उत्तर दीजिए आप लोग फटाफट। जी बिल्कुल, यहाँ पे साथ साथ में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द पुनः आया ना, तो एक ही शब्द जब दो बार आए तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मैंने इसके पहले वाले पार्ट में भी आप लोगों को स्पष्ट किया था, तो ये आप लोग स्मरण रखिएगा। और पेचीदा का अर्थ क्या होता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कविता को लेकर के। और हाँ, ये एक और वार्ता, इसमें देखिए एक और विशेषता थी कि जो ये कविता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का, तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया था। इस कविता में बात बन जाना मुहावरे का प्रयोग भी किया है ना। कवि ने बात बन जाना मुहावरे का प्रयोग किया है कवि ने। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस जो ये हमने पंक्तियां स्पष्ट की हैं, इसमें बात बन जाना कहाँ पे आपको दिख रहा है मुहावरा? बताइए फटाफट। बात या तो बने, है ना, घुमाया फिराया, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, है ना। तो बात बन जाना क्या है? मुहावरा। बोलते हैं ना, देखिए आप लोग कहीं कार्य करने जाते हैं तो बोलते हैं कि आज तो मेरी बात बन गई, अर्थात कि उस व्यक्ति से आपका अच्छा संपर्क हो गया, उस व्यक्ति से अच्छा आपका व्यवहार हुआ, आपकी बात बन गई। तो बात बन जाना क्या है? ये एक मुहावरा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अगली पंक्तियों की तरफ अग्रसर होते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो आइए पहले इन पंक्तियों को हम स्पष्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा आप लोग, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। तात्पर्य यहाँ कवि यह कहता है कि कवि जो है कहता है कि कभी बात बिगड़ने पर उसे धैर्य से समझने की अपेक्षा हताशा से और भी बिगाड़ता चला जाता है। अर्थात कि उसे जब यह पता चल जाता है कि उसकी बात जो है सीधी सीधी नहीं हो पा रही है, वह और भी दुरूह हो जा रही है, उलझ गई है, तो उसे और सुलझाने की जगह वो और उसको उलझाता चला जा रहा है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं
पेज को खोलने के बजाय अर्थात कि उसे सीधा सीधा कहने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था अर्थात और कठिन करता जा रहा था क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कवि कहता है कि जब मैं हताशा से और भी बिगाड़ता चला जा रहा था भाषा को, जब कोई इस तरह हमारे काम को, बात को बिगड़ते देखते हैं लोग, तो वे इसका भरपूर आनंद लेते हैं, जिससे हमें लज्जित होने और शर्मिंदा होने की स्थिति में हमारी स्थिति हो जाती है। अंत में जिस बात को लेकर कवि चिंतित हुआ है, वही बात हो जाती है। बात तो अच्छी जो बात है वह अच्छी बनाने के चक्कर में वह प्रवाहहीन होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो कवि है वो भाषा की क्लिष्टता इतनी ज्यादा कर देता है कि जो कविता है वह बेकार से बेकार हो जाती है, रचना जो है वो बेकार से बेकार हो जाती है, जिससे उसके अर्थ में सार्थकता नहीं रह जाती। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके अर्थ में जो है सार्थकता नहीं रह जाती अर्थात कि कवि कहता है क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीनों, तमाशा अर्थात कि जो लोग हंसी उड़ाते हैं ना, तमाशबीनों का तात्पर्य यहाँ पे हंसी उड़ाने वालों से है। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ भी देखिएगा पुनरुक्ति प्रकाश है, वाह वाह है ना, तो पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ भी मिल जाएगा। और उर्दू के शब्द भी यहाँ देखने को मिलेंगे, है ना, साफ शब्द है तमाशबीनों। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सत्य कह रही हैं। जी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने उर्दू की प्रचुर मात्रा में इन्होंने मतलब कि उर्दू को ही इन्होंने अपने रचना का आधार बनाया है। तो ये ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं कि साफ साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। वाह वाह में कौन सा अलंकार है बताइए फटाफट। वाह वाह, जी पुनरुक्ति प्रकाश, बहुत अच्छा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से वो कहते हैं, जोर जबरदस्ती भी उर्दू का शब्द है, तो जोर जबरदस्ती से वो कहते हैं कि मैं उसमें और ज्यादा मतलब सहजता लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो और दूर होती जा रही थी, और क्लिष्ट होती जा रही थी। बात की चूड़ी मर गई। तात्पर्य यह है कि जो बात थी उसकी जो सार्थकता थी, उसके जो भाव थे, उसकी जो कल्पना थी, वह सब मर जाती है अर्थात कि अर्थहीन हो जाती है और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तात्पर्य है कि उन्होंने कहा कि भाषा को सहज बनाने के चक्कर में वो जो है भाषा को और परिनिष्ठित हो जाए और ज्यादा सधी भाषा हो, जिसको कि लोग समझे कि बहुत बड़ा कवि है। इस चक्कर में जो है भाषा की जो है दुरूहता की जो उत्पत्ति होती है, भाषा की जो काठिन्यतम अवस्था आती है, उसके कारण जो है भाषा की सार्थक जो अर्थ होते हैं, भाषा में जो सार्थक अर्थ थे, जो कविता की सार्थक अर्थ थे, वह बात की मर जाते हैं। और घूम फिर करके कभी यही कहता है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो आइए पहले इनके हम भाव समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे जो है अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना, सही बात या सही शब्द से जुड़ना, अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वह सरलता से हो जाती है। तात्पर्य यह है कि कवि कहता है कि अगर अच्छी बात कहनी है, अच्छी बात बनानी है या अच्छी कविता करनी है, तो वह जितना सहज और सरल होगा, वह व्यक्ति के हृदय को उतना अधिक द्रवित करेगा, छुएगा, उसके भावों को छुएगा। लेकिन अगर हम बात को घुमा फिरा के तात्पर्य है कि काठिन्यतम शब्दों के द्वारा अगर हम उसे उद्धृत करते हैं, तो वह बात कहीं न कहीं अर्थ को बिल्कुल मार डालती है। तो इसे आप समझिएगा कि यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हम जितने सरल शब्दों में भाषा को कहते हैं, बात को कहते हैं, उतने अधिक लोगों के अंदर वह हमारी भाषा की जो संवेदनाएं होती हैं, जो अर्थ होते हैं, वह प्रतिपुष्टि में आते हैं। अन्यथा वह बात वहीं के वहीं अर्थहीन होकर के मर जाती है। इसमें जो है सरल सहज सरल भाषा की प्रवाहमयता है और उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी कवि ने प्रचुर मात्रा में किया है। जैसे तमाशबीन हो गया, है ना, बेतरह, करतब, मुश्किल, जबरदस्ती, ये सब शब्द आपको देखने को मिले। जोर जबरदस्ती है,
तो ये सब क्या है? शाबाशी, शाबाशी भी उर्दू का शब्द है। करतब, है ना? तो ये सब जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सब उर्दू के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जोर जबरदस्ती और साफ सुनाई में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। जो यहाँ दिया है ना, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। तो जोर जबरदस्ती में कौन सा अलंकार है? क्योंकि यहाँ देखिए ज वर्ण का की आवृत्ति हुई है। जी, अनुप्रास अलंकार, बहुत अच्छा, अनुप्रास अलंकार है। और साफ सुनाई में है ना, साफ सुनाई शब्द आया, तो वहां भी क्या है? वहां भी अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ है ना, साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी। तो साफ सुनाई में भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए श वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन से अलंकार के अंतर्गत आएगी? अनुप्रास अलंकार। वाह वाह में कौन सा अलंकार है? अभी आप लोगों ने स्पष्ट ही कर दिया कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। बात की चूड़ी मरना, बात की चूड़ी मरना यह भी एक मुहावरा है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मुहावरे का प्रयोग कहाँ है? तो बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना अर्थात कि बात अर्थहीन हो गई। किसी बात को हमने कहा कुछ और आप लोगों ने समझा कुछ, तो उसकी अर्थ की प्रतिपुष्टि नहीं हो पाती, उसी को कहते हैं बात की चूड़ी मर गई। तात्पर्य है कि आप मेरे भावों से जुड़े नहीं पाए, है ना? और आगे देखते हैं हम, अगली पंक्ति को देखते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार कर मैंने कील की तरह उसे उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कभी नहीं सीखा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक बार पुनः हम इसको देख लेते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं पुनः इसको। तो इसमें जो है कवि कहता है कि सही प्रयत्नों के बाद भी तथ्य और भाषा में सामंजस्य न होने के कारण कवि कहता है कि वह बात जो थी, बात कील की तरह उसी जगह ठोकनी पड़ती है जहां पे जो अर्थ होता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जहां जो अर्थ होता है, हमें बात को वही रखनी चाहिए, कहीं अन्यथा नहीं रखनी चाहिए। कभी कहता हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तात्पर्य यह है कि अंत में बहुत प्रयत्न करने पर जब उसकी बात सीधे सीधे नहीं बनती है, तो कभी कहता है कि कील की तरह उसी जगह मुझे ठोकनी पड़ी। परिणाम स्वरूप वह ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई दम या मजबूती नहीं है। अर्थात कि मैं फिर उसको धीरे 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 उस लय में ले जाने लगा, लेकिन ऊपर से 100 पीस अंदर से सूखा। इसका तात्पर्य यह है कि वह ऊपर से तो ठीक ठाक थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई अर्थ या रस नहीं थी। तात्पर्य है कि बात की चूड़ी तो पहले ही मर चुकी थी। जब कभी बहुत प्रयत्न करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता लेखन में, बात कहने में, सीधे सीधे बात कहने पर, तो वो जो है क्या करता है? वह कहता है कि मैंने उसको ऊपर से तो जैसे एक लेप लगा देते हैं वैसे लगा दिया, लेकिन अंदर से जो है उसका खालीपन वैसे के वैसे है। न तो उसमें कसाव था न ताकत। अर्थात कि कविता अपने आप में न पूर्ण हो सकी, न अर्थयुक्त हो सकी, न उस कविता में ताकत का तात्पर्य यहाँ रस से है। उस कविता में, उस बात में, उस रचना में जो है ना ही रस मिल सका। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो बात है अर्थात कि कवि कहता है कि उसमें जो भावों की अभिव्यक्ति हो रही थी,
और जो बात है वह उसके साथ में एक शरारती बच्चे की तरह उसको चिढ़ाता रहता था। उसी प्रकार कविता में या तो बात कथ्य और भाषा का सामंजस्य न होने के कारण जो है बात मुझसे पूछते हैं कि तुमने कभी भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा है। तुमने कभी भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा है। अगर ऐसा करना आ जाता तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ती। वह अपने आप सहूलियत के साथ हो जाती। तो यहाँ उन्होंने कहा कि बात को सीधे सीधे कहना जो है क्या तुमने नहीं सीखा है। अगर तुम जितने सहज बनोगे उतने लोगों से जुड़ोगे, यदि जितने दुरूह कठिन बनोगे उतने लोगों से कटोगे। तो कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अगर तुम सीधे सीधे सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, अपने भाषा को सरल बना लो, तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो शरारती बच्चा है, बात जो है शरारती बच्चे की तरह, जैसे शरारती बच्चा बार बार प्रश्न करता है, उसी प्रकार जो बात है वह कवि से शरारती बच्चे की तरह जो है प्रश्न करता है कि मुझसे खेल रही थी कौन, जो बात है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। पसीना पोंछने से तात्पर्य क्या है कि मैं बहुत परिश्रम कर रहा था और प्रयत्न के करने के पश्चात मुझे सफलता नहीं मिली। तो जो बात है उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तात्पर्य है कि क्या तुम्हें सीधे सीधे बात कहने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं आई। अगर आ गई होती, तुमने सहूलियत से भाषा को सीख लिया होता, तो आज इतनी मेहनत तुमको नहीं करनी पड़ती। तुम्हारी भाषा में अर्थ युक्त जो शब्द हैं वो भी स्पष्टीकरण में आ जाते। भाव देखें तो कथ्य और भाषा में सामंजस्य होने पर कविता का बात जो कविता या बात जो है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमें कथ्य और भाषा के सामंजस्य पर जोर देना चाहिए, न कि भाषा की क्लिष्टता पर। देखिए यहाँ कवि सीधे सीधे भाव स्पष्ट करना चाहता है कि हमें जो है कथ्य और जो भाषा का सामंजस्य है, अर्थात हमारे जो भाव है उन्हें शब्दों के साथ जोड़ करके दूसरों तक हृदयंगम करना चाहिए, अर्थात उनको उनको उन्हीं भावों को पहुंचाना चाहिए जो भाव हम लिखना चाहते हैं। हम भाषा को कठिन बनाने के चक्कर में भाव शून्य कर देते हैं रचना को या बात को, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी बात को बहुत भावनात्मक स्थिति में लिए रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कहीं मेरी भाषा से उनको मतलब ये ना लगे कि मैं बहुत मतलब प्रवीण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। तो भाषा कठिन करते करते जो है उसकी भावुकता जो होती है, क्षमता जो होती है वो मर जाती है। और इससे जो है वह जो बात होती है या वह जो कथ्य होता है उसमें वह रसानुभूति नहीं प्राप्त होती है जो वह भाव के द्वारा दर्शाना चाहता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि भाषा की क्लिष्टता पर जोर नहीं देनी चाहिए। कथ्य और कथनी और भाषा के सामंजस्य को जोर देना चाहिए, अर्थात के भाव अगर हमारे सीधे सीधे हैं तो हमें उसे भाषा में सीधे सीधे कह देना चाहिए, उसे घुमाना फिराना नहीं चाहिए। कला पक्ष देखें तो सहज सरल भाषा की प्रवाहमयता का अनूठा प्रयोग है। उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग इन्होंने बहुत ही प्रचुर मात्रा में किया है। देखिए आप उर्दू शब्दावली इसमें कहाँ कहाँ है देख लेते हैं हम लोग। शरारती, शरारती शब्द है ना, तो शरारती शब्द में भी क्या है, उर्दू उर्दू शब्द है शरारती। तो यहाँ ध्यान रखिएगा शरारती शब्द भी उर्दू है। और शब्द देख लेते हैं तो सहूलियत, जी बिल्कुल सहूलियत भी है उर्दू शब्द। और देखते हैं तो बरतना, यह भी क्या है, उर्दू शब्द है। यहाँ भी हम देख लेते हैं उर्दू शब्द मिल गया। कशाव, कशाव शब्द भी उर्दू है, कशाव। तो आप ऐसे ही उर्दू शब्दों को स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें देख लेते हैं तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं पुनरुक्ति प्रकाश नहीं होगा। हमें यहाँ ठीक ठीक थ ठ दिखा तो हमें लगा ठीक ठाक, तो यहाँ ठीक ठाक पुनरुक्ति प्रकाश नहीं होगा। ठीक ठाक, ठीक ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। हाँ यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। और ध्यान रखिएगा पसीना पोंछते, पसीना प है ना, पसीना पोंछते,
पसीना पोंछते हैं ना, पसीना पोंछते, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम दो तीन जगह उपन्यास, अरे वो देख लिया, अलंकार देख लिए है ना, पसीना पोंछते, और क्या था यहाँ पे, हाँ सहूलियत में भी, सहूलियत से बरतना, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हमने अलंकारों को भी देख लिया। और बरतना का अर्थ क्या होता है, आप लोगों में से कोई स्पष्ट करे। काम लेना ना। जी बिल्कुल। देखिए सहूलियत से बरतना का तात्पर्य है यहाँ सीखना, बरतना से तात्पर्य है कि सीखना, बरतना, बोलते हैं ना कि क्या आपने इस कार्य को नहीं बरता, बरतना का तात्पर्य यहाँ पे सीखने से होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नोत्तरी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कविता के साथ में प्रश्नोत्तरी देखते हैं। इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है ना। तो इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, आई थी ना पंक्ति ऊपर कि सब घर एक कर देने के माने, तो यहाँ पे जो है ना भेदभाव को समाप्त कर देने की बात कही गई है। सब घर एक कर देने के माने से तात्पर्य क्या है, तो बच्चे किसी भेदभाव को नहीं मानते हैं, उनके लिए सब कुछ समान है, उनके लिए न ही भाषा की सीमा होती है और न ही घर की सीमा होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए छोटे बच्चों में छल कपट दंभ द्वेष पाखंड कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल कोमल होते हैं और उनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं बिल्कुल पवित्र भावनाएं होती हैं। आगे देखिए, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है ना। तो उड़ने और खिलने से क्या संबंध बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कवि के अनुसार जो है कविता पंख लगाकर कहीं भी उड़ सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कविता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है, इसी प्रकार फूल के खिलने की भी परिणति होती है, मैंने पूर्व में स्पष्ट कर दिया। लेकिन कविता फूल की तरह खिलकर सभी को मंत्रमुग्ध, जैसे जो कविता है वो फूल की तरह सभी को खिलकर मंत्रमुग्ध कर देती है, लेकिन कभी भी वो सड़ती गलती नहीं है, कविता अपने भाव को सदैव स्पष्ट करती हुई दिखाई देती है। आगे देखिएगा, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, है ना। कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा, समानांतर में कौन सा समास होगा बताइएगा, समानांतर, और कौन सी संधि होगी, कौन सा समास होगा बताइएगा। आप लोग बताइए। चलिए आगे हम तब तक प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते रहते हैं। कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कविता और बच्चों को समानांतर रखने का कारण यह है कि कविता की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि कविता भी शब्दों का खेल है। इसी प्रकार बच्चों के खेल में भी किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि बच्चे देखिए शब्दों से खेलते हैं, है ना। वो कभी कुछ खेलेंगे कभी कुछ खेलेंगे, उनके खेल की कोई प्रतिपुष्टि नहीं है। उनकी इच्छा हुई तो दीवार से टकरा के खेलेंगे, उनकी इच्छा हुई तो पानी में डुबकी लगा के खेलेंगे। तो जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार कविता की भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसीलिए कविता और बच्चों को समानांतर रखने का उन्होंने, कवि ने जो है अपना मंतव्य दिया है। अगले अगले प्रश्न को देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने का क्या मतलब क्या होता है। तो कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कविता के संदर्भ में जो कवि है वो कहता है कि बिना मुरझाए महकने के माने यह यह है कि फूल के खिलने की और महक प्रदान करने की एक परिणति निश्चित होती है, लेकिन कविता हमेशा महक और ताजगी प्रदान करता ही रहता है, वो कभी भी मुरझाता और मरता नहीं है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात या सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या मेहनत की नहीं,
मेहनत नहीं करनी होती और वह जो है सहूलियत के साथ जो है अपने आप में उत्कृष्ट रचना कर बैठता है और उसे अन्य सहूलियत की आवश्यकता भी नहीं होती, बात पूर्ण रूप से लोगों के समझ में आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? तो ये सामान्य सी वार्ता है। कभी कहता है कि बात और भाषा आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार जो है व्यक्ति अपनी भाषा या कविता को कहने में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे छोटी सी बात विचित्र बन जाती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित साचा होता है, भाषा के चक्कर में पड़कर हम सरल सी बात को भी भाषा की क्लिष्टता में डुबो देते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो कभी कहना चाहता है कि सीधी सीधी बात सीधे सीधे कह दो, है ना? सीधी बात को कभी टेढ़ा नहीं कहो, सीधी बात है तो उसे सीधी सरल सहज भाषा में ही प्रयोग करो। वह लोगों के हृदय को स्पर्श करती हुई भाव के प्रति पूर्णतः समर्थ बना देगी समझने की दृष्टि से। लेकिन अगर हम टेढ़ी टेढ़ी बात करेंगे तो वहां पे जो है बात सीधे सीधे नहीं होगी, है ना? चलिए आगे देखते हैं। बात कथ्य के नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबु मुहावरों से मिलान करें। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है। देखिए हमारे बिंब और उसको देखते हैं हमारे क्या क्या है। देखिए बात की चूड़ी मर जाना, है ना? बात की चूड़ी मर जाना, यह कथन है ना? तो इसमें अगर हम देखें तो इसका क्या बनेगा? बात का प्रभावहीन हो जाना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की चूड़ी मर जाना, यहाँ अगर हम लेते हैं बात की चूड़ी मर जाना, तो यहाँ पे आपका अगर देखेंगे तो क्या होगा? बात का प्रभावहीन हो जाना, है ना? बात का प्रभावहीन हो जाना। चलिए अगली देखते हैं। बात की पेच खोलना। बात की पेच खोलना, बात में कसावट का न होना। बात की पेच खोलने से क्या तात्पर्य होगा? बात में कसावट का न होना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेच खोल दिया, अर्थात कि जो भाव थे वह तो उन्होंने रखा नहीं, अलग अलग भावों को लाकर रख दिया, तो बात तो प्रभावहीन हो ही जाएगी, है ना? तो प्रभावहीन नहीं, बात में कसावट नहीं रहेगी। क्यों? कहना कुछ चाहता है और कह कुछ रहा है, तो वहां कसावट कहाँ से होगी? तो बात की पेच खोलना, बात में कसावट न होना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। तो ये ध्यान रखिएगा कि शरारती बच्चे की तरह खेलने से क्या तात्पर्य होगा? तो बात का पकड़ में आना, है ना? बात का पकड़ में आना से तात्पर्य है कि बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का तात्पर्य हो जाएगा बात का पकड़ में आना। तो बात का पकड़ में आना जो है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना हो जाएगा। क्योंकि बच्चे खेल खेल में देखिए बहुत सारी चीजें जो है लोगों को बता देते हैं, है ना? पेच को कील की तरह ठोक देना, यहाँ हो जाएगा बात को सहज और स्पष्ट करना। पेच को कील की तरह ठोक देने से क्या तात्पर्य है? बात को सहज और स्पष्ट करना। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला है बात का बन जाना। बात का बन जाना है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना। कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना क्या है? बात का बन जाना। ठीक है, तो यहाँ हम इसको देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कविता के कविता के आसपास, कविता के बहाने जो है इनका हमने प्रश्न उत्तर देख लिया है। अब आ जाइए बात के, है ना? तो बात से जुड़े हुए कई मुहावरे प्रचलित हैं, कई मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। तो बात से जो जो मुहावरे प्रचलित हैं उनको जो है चलिए आगे हम लोग लिख लेते हैं। लिख लेते क्या है उसको देख लेते हैं। तो बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करके करते हुए लिखें।
तो देखिए हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं ना, बात बिगड़ना, बात बनना, लातों के भूत भूत बातों से मानते हैं, ये बात से बने हुए मुहावरे हैं। तो बात बनना, बात बिगड़ना, ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बातें बनाना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब बात से बने हुए मुहावरे हैं। आगे देखिए, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो यहाँ भाषा को प्रभावी बनाने के लिए जबरदस्ती शब्दों को ठूसने से बात की सहजता समाप्त हो जाती है, और सहजता समाप्त हो जाने के कारण जो है बात का महत्व भी खत्म हो जाता है। यहाँ कवि कहने का तात्पर्य यह है। आगे देखते हैं हम, आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें बहुत सारे, जैसे उपमानों का प्रयोग जो हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे चूड़ी, कील, पेंच आदि मूर्त उपमानों के माध्यम से जो है कवि ने सत्य की अमूर्तता को सकारा है। भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाने में बिंबों और उपमानों के महत्व पर परिसंवाद उन्होंने आयोजित किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे हम उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे सुंदर है सुमन बेहद सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इसमें भी देखिए उन्होंने प्रतीक और बिंबों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार जो है ये हम देख सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग अवश्य बताइएगा, ये आपसदारी है ना। तो सुंदर है सुमन बेहद सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। पंत की इस कविता में प्रकृति की तुलना में मनुष्य को अधिक सुंदर और समर्थ बताया गया है। कविता के बहाने कविता में इस आशय को व्यक्त करने वाले बिंदुओं को तलाश करें। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या हम देख सकते हैं। तो चिड़िया के जैसे कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो यहाँ पे जो है इनके पंक्तियों को अगर हम देखें तो सुंदर है सुमन बेहद सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, पंक्ति को सारगर्भित करती हुई इनकी ये जो बिंदु है इसको स्पष्ट हम कर सकते हैं। और प्रताप नारायण मिश्र का निबंध बात और नागार्जुन की कविता बातें ढूंढ कर पढ़े, तो इसको आप लोग स्वतः देख सकते हैं। आपको आगे भी बहुत सारे रचनाकार मिलेंगे, तो उनकी रचनाओं को आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। और जहां जहां जो है ये ध्यान रखिएगा कि बात बात नामक जो है निबंध किसने लिखा है, आप लोग उत्तर दीजिए। बात नामक निबंध किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी। और नागार्जुन की कविता जो है बातें, है ना, ये ध्यान रखिएगा, बात जो है प्रताप नारायण मिश्र का है और बातें किसकी है, तो नागार्जुन जी की है। नागार्जुन जी। तो इस प्रकार जो है यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो सभी हम लोगों ने देख लिए। अब अगले पाठ को पुनः देख